हेलो नमस्कार। आपकी अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम टीचिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं उनको दिखाने और पढ़ाने और समझाने का काम करते हैं। उसी क्रम में आज हम हरियाणा में जो पीजीटी हुआ है कॉमर्स का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी का प्रश्न पत्र लिए हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल 9 सितंबर को हुआ है। 9 सितंबर 2023 को हुआ है। उसी का यह प्रश्न पत्र है। उसी प्रश्न पत्र को हम आज हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसमें जो आंसर होगा उसको जानने का कोशिश करेंगे कि आंसर होगा तो क्यों होगा। उसके बारे में विश्लेषण एनालिसिस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और वीडियो को हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज का पहला प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र में दिया गया है उसको जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आज का, इस प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न पत्र के माध्यम से हम देखेंगे कि इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, यानी कि इनमें से कौन सा एक सहकारी समिति के निम्नलिखित में से सिद्धांत का पालन किया जाता है। ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जिसका पालन सहकारी समिति में किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको पतला कर लें। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि इसमें कौन से प्रिंसिपल लागू होता है। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम ये जानेंगे कि पहले के दिनों में होता क्या था कि बैंक उतना लोन नहीं दे पाती थी, चाहे उतना लोगों तक पहुंच नहीं हो पाता था बैंक का। तो 1912 में क्या किया गया कि एक सोसाइटी के लोगों द्वारा मिलके एक ऐसा संगठन बनाया गया, एक ऐसा कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसमें एक दूसरे को मदद के लिए मतलब शामिल किया जाए, जिसमें बैंक तो था नहीं, तो साहूकार महाजन से बचने के लिए एक सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ रूल बनाए गए, यानी प्रिंसिपल बनाए गए जिस पे वो चलेगा। तो इसमें वोटिंग राइट दिए जाते हैं कि जितने लोग रहेंगे सबको एक एक वोट करने का राइट रहेगा। तो वहीं जो इसमें बी ऑप्शन है, 1 मैन 1 वोट का इसमें कॉन्सेप्ट लाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस, यानी कि एक बैंकिंग व्यवसाय में लगभग कितने लोग हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर का बात किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर लोग हो सकते हैं। तो देखिए, बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हो सकते हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं इससे संबंधित। तो जैसे कि जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें मेंबर की संख्या कितनी होती है, इसको भी जान लेते हैं। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। वही प्राइवेट कंपनी की बात की गई है, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग तक मिलके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं बैंक में क्या है, बैंक में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10। वहीं पार्टनरशिप में क्या है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हुआ दूसरे प्रश्न का आंसर, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन को देखेंगे हम, तीसरे प्रश्न को देखेंगे तो तीसरा प्रश्न है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सक्सेसफुल, यानी कि प्राइस जो भेदभाव होता है, मूल्य में भेदभाव होता है, वो सफल होता है। तो देखिए, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से लिया जाता है अलग अलग मूल्य पे, जबकि प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट होगा और अलग अलग उसका प्राइस अलग अलग लोगों से लिया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर देखें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है एयर टिकट। एयर टिकट में आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अपना टिकट लेते हैं। तो वही टिकट अगर किसी को दिल्ली जाना है, पटना से अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उसको 5000 में भी मिलता है टिकट। अगर बहुत दिन पहले लिया है तो 4500 में भी मिलेगा।
यहाँ तक कि 3,000-3,500 में भी मिल जाएगा। तो वहीं अलग अलग जब हम एक ही प्रोडक्ट का जब प्राइस वसूल करते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों से, तो वो होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कह रहा है कि सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सक्सेसफुल होता है। तो कहाँ पे सक्सेसफुल होता है? तो जैसे हमने अलग अलग बाज़ारों की बात की, अलग अलग लोगों की बात की, तो यहाँ ऑप्शन सी में देखिएगा लिखा हुआ है कि डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा ऑप्शन का सी होगा, तीसरा ऑप्शन का सी होगा। चौथे प्रश्न को देखिए, चौथे प्रश्न क्या कह रहा है? चौथे प्रश्न कह रहा है कंडीशन ऑफ रिसेशन प्रिवेल व्हेन, यानी कि जो मंदी होता है, जो रिसेशन यानी कि मंदी होता है, तो वो कब होता है? जब देखिए कोई भी मार्केट में, कोई भी कंट्री में, वहाँ जब महंगाई जब ज़्यादा होने लगती है, प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होने लगता है, दाम कब ज़्यादा होता है? जब हमारा जीडीपी जो होता है उसका ग्रोथ रेट कम होने लगता है, तो प्रोडक्ट का दाम ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। तो जब हमारा जीडीपी के में गिरावट हो और प्रोडक्शन का कॉस्ट जो होता है वो 5% के करीब में हो और जीडीपी में कम से कम 2% गिरावट होता है, तो वो कहलाता है रिसेशन। इसका कंडीशन होता है। तो उसी में डिमांड जो होता है एकदम सुस्त हो जाता है, ना धीरे से बढ़ता है और ना घटता है, एकदम सुस्त हो जाता है। यानी कि ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि चौथा का जो है बी होगा यहाँ पे सही, बी, चौथा का बी सही। ठीक है, और पांचवा का हो प्रश्न को देखिए। पांचवा बोल रहा है द इंडस्ट्रीज विल प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज, यानी कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो प्राइमरी इंडस्ट्री दिया हुआ है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री दिया हुआ है। तो एक एक करके इंडस्ट्री को जान लेते हैं कि आखिर प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है और सब भी क्या होता है। इसको जान लेंगे तो हमारा इस प्रश्न का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी को देखिए कि क्या होता है, थोड़ा सा इसको, हाँ प्राइमरी को देखिए। तो प्राइमरी जो इंडस्ट्री होता है उसमें क्या होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका काम किया जाता है, उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसका एक तरह से बिजनेस किया जाता है, तो वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जांपल हो सकता है कि कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ये सभी जो होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। कोयला हो गया, लकड़ी से कुछ निर्माण होता है, सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो बड़ा उद्योग हो गया, जिसमें कार बनता हो, कपड़ा बनता हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, तो ये सभी क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। वहीं जब हमारा कमर्शियल इंडस्ट्री की बात किया गया है, तो कमर्शियल इंडस्ट्री को 1 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री पे आते हैं, तृतीयक उद्योग बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका काम होता है कि मेन काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का, जिसमें आपको बस का बात हो गया, ट्रक का बात हो गया, शिपिंग से जहाज़ का हो गया, रेल का हो गया, जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह पहुंचाना होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम मैंने जल्दी पहुंचाने का कोशिश किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक तरह का सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है अपने अलग अलग इंडस्ट्री को। तो यही कहलाता है सहायक सेवाएं प्रदान करने वाले इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही। अब देखिए दूसरा, चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। तो देखिए दूसरे स्लाइड पर विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड बाय कन्वेंशन। विंडो ड्रेसिंग किस परंपरा द्वारा प्रतिबंधित है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग जो होता है वो किस परंपरा। तो जैसे कि हम सभी कन्वेंशन पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे अकाउंटिंग में, तो उसमें कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पढ़ा जाता है। तो उसी में का एक डिस्क्लोजर पार्ट होता है, जिसको क्या किया जाता है, अच्छा से अच्छा अपने जो ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं उनको बना के दिखाने का काम किया जाता है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो उसी को जितना साज सज्जा, जितने सुंदर से दिखाने का काम किया जाता है वो कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी डिस्क्लोजर। ठीक है, अब देखिए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है। सातवां प्रश्न कर रहा है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेयर इन रूप गुड्स आर सोल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि वे सभी विशेषताएं
जहाँ विभिन्न प्रकार विभाग बनकर एक ही छत के नीचे गुड्स को सेल किया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन मल्टीपल शॉप, डिपार्टमेंट स्टोर, होलसेल ट्रेड, डी दिया है हॉकर। तो मल्टी शॉप क्या होता है कि जहाँ मल्टी शॉप होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुड्स के अलग अलग दुकान होते हैं, उसको तो मार्केट कहते हैं हम लोग। वहीं होलसेल ट्रेड दिया हुआ है सी ऑप्शन में। होलसेल ट्रेड का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट खुदरा में न बेचकर होलसेल में ज़्यादा बल्क में जो प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और वहाँ से कुछ परचेजर जो होते हैं खरीद के ले जाके कहीं और सेल करते हैं खुदरा में, तो वो होलसेल ट्रेड कहलाता है, जहाँ से होलसेल रेट में सामानों को बेचा जाता है। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर का बात किया गया है तो अलग अलग एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया जाता है। जैसे मेल के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, फीमेल के लिए अलग हो गया, चिल्ड्रन के लिए अलग हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, तो वो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ऑप्शन डी में दिया गया हॉकर। ऑप्शन डी में दिया गया हॉकर। हॉकर का मतलब होता है कि जो लोग रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, फुटपाथ पे अपने गुड्स को सेल करते हैं, वो हॉकर कहलाते हैं। हॉकर तरह का वो लोग का बिजनेस होता है, वो हॉकर्स में आते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो होगा अब डिपार्टमेंट स्टोर हो जाएगा आराम से सही, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही छत के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के दिए गए रहते हैं, उसी के अंतर्गत काम होता है। और जो भी जिनको जिस डिपार्टमेंट से जाके प्रोडक्ट परचेज करना रहता है वो लोग वहाँ से अपना कर लेता है। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8वां प्रश्न बात कर रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पे आपकी इथिकल चीज़ें आ जाती है, नैतिक चीज़ें आ जाती है, जो कि आपकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है, बॉर्डर हो जाती है। तो कैसे होती है इसको जानने का और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक तरह का संवैधानिक चीज़ें होती है, किताबों में लिखी हुई रहती है। तो लिखी हुई चीज़ें और अपने खुद की एक सोच बिल्डअप किया हुआ व्यक्ति, और वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ भलाई के लिए काम करना चाहता है, तो कहीं ना कभी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉर्डर जरूर होता है। तो इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे 8 का जो सही ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, अब इसके देखते हैं इसके नीचे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें बात किया जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक फर्म मिलकर एक साथ नई व्यावसायिक इकाई का निर्माण करती है, कानूनी रूप से अभिभावक अलग अलग डिस्टिंक्ट होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, फ्रेंचाइज दिया हुआ है, जॉइंट वेंचर दिया हुआ है, लाइसेंसिंग दिया हुआ है। तो एक एक करके चारों ऑप्शन को हम जानेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा आसानी से इस प्रश्न को हम पकड़ के सही कर पाएंगे। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है कि एक कंपनी अदर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और किसी फैक्टर के लिए, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, इंडस्ट्री हो गया, आउटसोर्सिंग का कंपनी, सब जो किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत। अब फ्रेंचाइजी के बारे में जानिए। फ्रेंचाइजी क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है अपना फ्रेंचाइजी किसी और कंपनी को दे देती है। देने वाली कंपनी जो होती है वो फ्रेंचाइजर होता है, और लेने वाली जो कंपनी होती है वो फ्रेंचाइजी होती है। तो जो फ्रेंचाइजर कंपनी होती है, फ्रेंचाइजी कंपनी को अपना ट्रेडमार्क, लोगो, हाउ टू ऑपरेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें फ्रेंचाइजी कंपनी को दे देती है। तो ये कहलाता है फ्रेंचाइजिंग। फिर वही है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का बात किया जाए तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि अलग अलग जगह पे बिजनेस होता है। मान के चलो कोई बिजनेस इंडिया में है, तो अगर इसको अपना बिजनेस कहीं करना है, मान के चलिए बाटा की कंपनी है, बाटा जो चप्पल बनाती है, जूता बनाती है, वो कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी है। अगर उसको अपना कुछ करना रहेगा कि बिजनेस करे किसी और देश में, मान के चलिए कि यूएसए चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो वहाँ पे अगर उसको बिजनेस करना है तो वो डायरेक्ट अगर जाके वहाँ पे अगर किसी प्रकार का शॉप खोलती है या किसी प्रकार का अपना आउटलेट खोलती है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे। वहाँ से रिलेटेड जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे वो सब
पॉलिटिकल होंगे, बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब करना पड़ सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर किसी के साथ में ज्वाइंट कर लेती है, किसी वहाँ की जो फेमस कंपनी है वो उसके साथ ऐड करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगी, तो वो कहलाता है ज्वाइंट वेंचर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन सी ही होगा, जो कि लिखा हुआ है पेरेंट इज नोन है, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, मान के चलिए अलग अलग जगहों पर होते हैं। ठीक है, आज के डेट में देखिए तो ज्वाइंट वेंचर करने वाली ढेर सारी कंपनी है। टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, यूप्रो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एचयूएल हो गया, ये सब जो है ज्वाइंट वेंचर का काम करती है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलकर काम करती है। वहीं 10वें नंबर प्रश्न के बारे में अब बात करते हैं। मेंबरशिप फॉर वर्ल्ड बैंक इज नेसेसरी टू बी मेंबर, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ में उसको होना ही चाहिए, जो भी मेंबर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, या यस क्या बोलते हैं कि जो भी बनाए गए हैं यहाँ पे संगठन, तो उनका सदस्य होना ही चाहिए वर्ल्ड बैंक के साथ। तो देखिए जो IMF हुआ, WTO हुआ, चाहे अंकटाड हुआ, UN हुआ। IMF क्या होता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, वहीं WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा इस प्रश्न का। तो IMF जो होता है उसका एक लीगल एग्रीमेंट हुआ है IBRD के साथ। IBRD होता क्या है कि IBRD के अंदर जो भी बैंक आते हैं, जो भी वर्ल्ड बैंक आते हैं, उसमें IFC हो गया, मिगा हो गया, बहुत सारा लगभग 5 इसमें ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो सभी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं, IBRD के अंतर्गत आते हैं। तो IBRD और IMF के बीच में क्या है, एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है कि जो भी आपके वर्ल्ड बैंक का मेंबर होगा वो IMF का मेंबर होना चाहिए, जो IMF का मेंबर होगा वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर होना चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ए, जो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटसोर्सिंग इज ए पार्ट ऑफ इंटायर प्रोडक्शन ऑफ कंट्रेक्टिंग मार्केटिंग और ऑपरेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संपूर्ण उत्पादन के लिए ही एक हिस्से का आउटसोर्स करना और उसका मार्केटिंग पर ध्यान करना क्या कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, फ्रेंचाइजी के बारे में, जॉइंट वेंचर के बारे में। तो इसमें कौन सा ऐसा बिजनेस था जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे बात किया गया था 11 नंबर प्रश्न में। तो आप यहाँ पे जान पाएंगे कि जॉइंट वेंचर की बात की गई थी। तो जॉइंट वेंचर में सिर्फ जाकर ज्वाइंट करने की बात की गई थी, यहाँ पे इंटायर प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो यानी पूरा का पूरा आउटसोर्सिंग की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 12वें नंबर प्रश्न को देखिए। 12वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कम लागत वाली पूंजी कौन सी है, यानी कि जो लो कॉस्ट कैपिटल, यानी कम कॉस्ट पे जो हमको कैपिटल मिल जाती है आसानी से, वो इनमें से कौन सा है। 12 नंबर प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी, डिवेंचर कैपिटल। डिवेंचर कैपिटल सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा वीडियो को हम स्पीड में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक ऑप्शन को समझाने की कोशिश किया जाए तो, या समझने की कोशिश किया जाए तो। इसका ऑथेंटिक जो आंसर है उसको जानने चलते हैं और भागते चलते हैं, ठीक है। और 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द मोस्ट शॉर्ट टर्म इफेक्टिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रा स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सबसे अल्पकालीन प्रभाव निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे प्राइस जो कंट्रोल होता है उसी के दौर से मुद्रा का मतलब कि जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है प्राइस कंट्रोल करके, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर बोल रहा है कि गतिविधियों का निर्धारण एवं समूह प्राधिकरण प्रत्योजन संगठन का विस्तार निम्नलिखित कामकाज में शामिल है। तो ये प्रश्न जो है ये मैनेजमेंट से लिया गया है, जिसमें हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का बात किया गया है। 14 नंबर प्रश्न का है, तो इसका ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग,
तो जब भी डेलीगेट ऑफ अथॉरिटी की बात की जाए, यानी कि अपने काम को बांटा जाए अपने ही डिपार्टमेंट के में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किया जाए, तो ये सारी जो फंक्शन होती है ये ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन होती है। वहीं अब 15 नंबर प्रश्न पर देखिए, इधर लिख रहा है कि प्रबंधक जो लोगों को स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता है और असहयोग के लिए किसी प्रकार का सजा की धमकी देता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है, एक होता है कौन से लीडर, थोड़ा सा भूल रहा है। तो इसमें ऑप्शन है कि पॉजिटिव लीडरशिप, निगेटिव लीडरशिप, सेंट्रलाइज लीडरशिप, डिसेंट्रलाइज। तो जब भी धमकी की बात हो गई या सामने से नहीं, वो समझिए कि इनडायरेक्ट रूप से करता है, तो ये क्या है, ये निगेटिव लीडरशिप होता है। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है ये वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि वंशागति की सारा भारत प्रणाली में पाई जाती है, यानी कि वंशागति, यानी कि देखिए तो जहाँ भी ये जौन से कंट्री में दी स्टेट की बात की गई है, इस स्टेट में क्या होता है कि यहाँ के जो लोग सत्ता में हैं, आने वाले दिन में उनके बच्चे सत्ता में आते हैं, वंशागति चलता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको छोड़ के, तो हम सभी जैसे जानते हैं, सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी चीज़ों में देखते भी हैं टीवी चैनल इस सब के माध्यम से। बंगाल और असम में क्या है कि वहाँ का जो है एक अपना अलग अपना पॉलिटिक्स चलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आने वाले दिन में उन्हीं के बाल बच्चे वहाँ के राज्य में लीडरशिप करेंगे और वहीं उस स्टेट को चलाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैचिंग का क्वेश्चन आ गया 17 नंबर पे। इसमें दिया है डोरमेंट पार्टनर, ज्वाइंट वेंचर, लीडर पार्टनरशिप, डीड डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। तो डोरमेंट पार्टनर क्या होता है कि वो एक तरह का ऐसा पार्टनर होता है जो कि पैसा लगा देता है लेकिन बिजनेस में एक्टिव नहीं रहता है, वो केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अपने कैपिटल को लगाता है और एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर के बाद में हम लोगों ने अभी पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि वो सारी चीज़ें एक लिखित होती है जो पार्टनरशिप में की गई है, जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है उस सब लिखित रूप से उसमें रहता है, तो वो होता है पार्टनरशिप डीड होता है। जॉइंट वेंचर के बारे में देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ थ्रू कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा जो भी बिजनेस का विघटन किया जाएगा वो कोर्ट के द्वारा यानी बिजनेस की समाप्ति किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन से हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्या होगा। डोरमेंट पार्टनर जो निष्क्रिय होता है, अब उसको किस में आप मिलाइएगा, इस 5-4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें देखने की कोशिश कीजिए। तो ये मिलेंगे डज नॉट पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, सही बात, पार्ट नहीं होते हैं, तो इसको हम जोड़ देंगे ला के, 1 मिनट, इसको हम ला के जोड़ देंगे 2 में। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर की बात की गई है तो वेंचर को वेंचर से मिला दीजिए, यहाँ आ गया, जिसमें पूरा रिटन एग्रीमेंट होता है, इसको इसमें ले आके मिला दिए। ठीक है, और इसको अनसोलिडेटेड माइंड, यानी जब कोई हमारा पार्टनर पागल हो जाता है तो कोर्ट के थ्रू उस बिजनेस का विघटन किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन को देखिए, डी का 3 और ए का 2, तो पहला ऑप्शन मिल जा रहा है, सही हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी, यानी रिजर्व बैंक जो है ये किस प्रकार का कंपनी है, क्या रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी है, चार्टर्ड कंपनी है, कौन सा कंपनी है। तो 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ये वैधानिक कंपनी होता है, यानी कि इसको एक संविधान के माध्यम से इसको एस्टेब्लिश किया गया है, और इंडिया में जितनी सारी फाइनेंस से रिलेटेड काम किया जाता है सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है।
नोटों को बाज़ार में लाना, कमर्शियल बैंक में क्या लोन के रेट रहेंगे, सब इन्हीं के द्वारा डिसाइड होता है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होता है हमारे इंडिया का संविधान के अनुसार। ठीक है, अब 18 नंबर प्रश्न हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए, वही क्वेश्चन जो फर्स्ट में आया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 1 मैन 1 वोट नॉर्मली एडोप्टेड बाई कॉरपोरेट सोसाइटी हो जाएगा। 19 का सी खूब आसानी से सही हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का यही फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं से कुछ हमें उसी में से मिलते रहते हैं। अब देखिए लिखा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैल बी जुरिडिक्शन टू इंटरटेन कॉम्प्लीमेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड टू एच कंसिडरेशन है। यानी कि जो भी शिकायत आते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड, वो हमारे ज़िला में कम से कम कितना हो सकते हैं। तो 1 करोड़ तक का जहाँ तक बात किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं ECGC का बात किया गया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमीशन के कॉरपोरेशन के बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 1964 से पहले 15 जनवरी 1965 से पहले ECGC किस रूप में काम करता था। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है। तो वहीं जो एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी रिस्क होता था उसको इंश्योर करने का काम करता था, इसके लिए इंश्योरेंस का काम करता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। वहीं अब वाल्टर मॉडल की बात किया गया है, फाइनेंस से एक क्वेश्चन है 22 नंबर। वाल्टर मॉडल जो होता है किस पे रिलेशनशिप रेट और रिटर्न में होता है। 22 नंबर प्रश्न को तो एक कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है, ना इक्वल कैपिटल से है। कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जो होता है वाल्टर मॉडल काम करता है, जो कि 22 का ए होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है वर्किंग कैपिटल इन द कंपनी कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द। एक कंपनी में कार्यशील पूंजी का उपयोग किसके वित्त पोषण के लिए किया जाता है। यानी ऑपरेटिंग कैपिटल एक तरह से कहा जाए या वर्किंग कैपिटल कहा जाए, और किस तरह से काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी से करते हैं, या इंटेंजिबल एसेट है, लैंडिंग एंड बिल्डिंग है, या रॉ मटेरियल है, किससे है। तो वहीं जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो वहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं, उसी में डे टू डे वर्क करने वाली जो काम होती है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कुछ चाहिए डे टू डे वर्क करने के लिए। तो वहीं जब कच्चा माल हम खरीदते हैं, रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं रोज़ के रोज़, तो वो हो जाता है वर्किंग कैपिटल इन ए कंपनी में। तो उसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 23 का ऑप्शन डी सही कीजिए आप। वहीं 24 नंबर प्रश्न खोला है सक्सेसफुली हायरिंग ट्रेनिंग मोटिवेटिंग एंड एबल एम्प्लॉय हु वांट टू बी सर्व द कस्टमर वेल इज। यानी कि ग्राहकों को अच्छी तरह से सेवा करने के लिए इच्छुक कर्मचारी को सफलतापूर्वक काम पर रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो जब यहाँ सर्व की बात की गई है, सेवा की बात की गई है, तो सर्विस मार्केटिंग में आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन 24 का इंटरनल मार्केटिंग। अच्छा, ये बात किया गया है सिंपल ट्रेनिंग से रिलेटेड बात किया गया है। हायरिंग और ट्रेनिंग मोटिवेशन ये तो सब इंटरनल पार्ट होता है मार्केटिंग का। और जब यहीं काम करने लग जाएंगे तो किसके लिए करेंगे, तो सर्विस मार्केटिंग के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरनल मार्केटिंग। ठीक है, अब अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज बायरिज। क्रेता को समझने के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी कस्टमर जो अपने किसी शॉप में आता है, किसी मॉल में जाता है या किसी भी मार्केट में जाता है, तो उसको जो सामान खरीदना रहता है उसको नज़र से देखते रहता है कहाँ पे कौन सा है। तो उसी को अगर कस्टमर जो को अगर कोई समझने का काम कर रहा है कि कस्टमर को हम समझे कैसे, तो जब उसका जो बिहेवियर होगा, कस्टमर का जो बिहेवियर होगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा, उसका दिमागी
कौन सी ऐसे गुड्स हैं जिसको देखता है, उसको उठा कर देखता है, उसके प्राइस को पढ़ता है, तो उसको समझने के लिए हम उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो करता है उसको जानने का कोशिश करते हैं। यानी कि अब 25 का सी हो जाएगा, 25 का सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और 26 नंबर लेखांकन अवधारणा की कौन सी जिसके लिए व्यापार खाते में अंतिम स्टॉक के लिए जमा करने की प्रथा की व्यवस्था होती है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ऑफ क्लोजिंग की बात की गई है। कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बात किया जाता है, तो यहाँ पे अच्छा हाँ, जो भी हमारा क्लोजिंग क्रेडिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में बचेगा और ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों के बीच में क्या हम करते हैं, दोनों को मैच करा के देखते हैं कि जो हमारे उस समय था ट्रेडिंग में था और अंतिम स्टॉक में कितना बचा हुआ है, दोनों को मैच कराते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, जो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। वहीं 27वें प्रश्न को देखिए, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम, यानी कि खतौनी की जाती है, किस में की जाती है, लेजर में की जाती है, चाहे लेजर टू लेजर में की जाती है, चाहे लेजर टू सब्सिडरी में की जाती है। 27 नंबर प्रश्न से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्सिडी टू लेजर होता है उसी में पोस्टिंग की जाती है, जो भी सब्सिडी टू लेजर होता है ऑप्शन सी में जो दिया गया उस यहाँ से किया जाता है। वहीं 28 नंबर प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है डैश के कारण मूल्यह्रास की त्वरित विधियों का समर्थन किया जाता है, करों में काफ़ी बचत होती है। तो अगर डिप्रिसिएशन को फॉलो किया जाता है ताकि हमारे जो टैक्स हो उसमें हमें बचत हो पाए। नहीं अच्छा ऑप्शन दिया गया एक्सीलरेटर्स में सर 28 नंबर प्रश्न का, तो वहीं ऑप्शन सी ए होगा। यानी कि हम अपनों को अपने टैक्स को बचाने के लिए जब के कारण समर्थन त्वरित विधियों का उपयोग करते हैं ताकि हमारा टैक्स बच जाए। वहीं 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हमने सोल्व किया है और यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये यहाँ सीधा इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा सी, एक करेंट अकाउंट हो जाएगा। वहीं 30 नंबर प्रश्न को देखिए, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको भी सीधा हम ऑप्शन से बता देने का काम करेंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 400 यूनिट। और 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा निवेश गतिविधि के प्रावधान के उदाहरण है। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आती है कैश फ्लो के अंतर्गत। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमारा रिसीव होता है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी से, वो होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहीं भी हम कुछ इन्वेस्ट किए रहते हैं वहाँ से हमें ब्याज प्राप्त होता है, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ऑप्शन ए में सही होगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, 32 नंबर प्रश्न को देखिए तो ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जानने और समझने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए हम इसका सीधा आंसर देने का कोशिश करेंगे, जो कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 90,000 रुपया हो गया, यानी बी हो गई। वहीं 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मॉडल है जो व्यक्तिगत आधार के बजाय समूह के आधार पर मानव संपत्ति का मूल्यांकन का सुझाव देता है। यानी इंडिविजुअल बेस्ड पे नहीं बल्कि ग्रुप के बेस्ड पे ये अपना सुझाव देता है, सजेस्ट करता है, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट के बारे में बात करता है। तो इसका जो है जग्गी और लाउ मॉडल कहलाता है, जग्गी एवं लाउ मॉडल, जो कि ग्रुप पे फोकस करता है। वहीं 34 नंबर प्रश्न को देखिए तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है या कौन सा गलत है। तो लिखा हुआ है कि बिजनेस रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। ठीक है, ऑप्शन एक जो कह रहा है वो एकदम सही है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस विच हैव ए
बियरिंग द फंक्शन ऑफ बिजनेस, ये भी सही है। यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये बोल रहा है ट्रू अबाउट द स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी कि वैधानिक निगम के बारे में कौन सा सही है। तो जो भी एक लीगल हमारे लिए फॉर्मेट बनाए गए हैं कंपनी एक्ट 2013, उसी के अनुसार अपना सब कुछ करती है तो वो हो जाती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती है। तो 35 नंबर प्रश्न है, इसको देखिए तो पहला जो दिया गया स्टैट्यूटरी कंपनी और पब्लिक कम टू अंडर सेक्शन बाई स्पेशल पार्लियामेंट ऑफ एक्ट, गुड, यही सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दूसरा, ए पार्टनर कैन बी ट्रांसफर स्विच ऑफ शेयर ऑफ आउटसाइडर, यानी कि एक भागीदार अपना हिस्सा बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित अगर करता है तो बिना किसी कंसेंट से या गवर्नमेंट के कंसेंट से या पार्टनर के कंसेंट से या रजिस्टर ऑफ कंसेंट से, तो इसको हमको बताना है कि ट्रांसफ़र जब होगा तो किससे कंसेंट करेगा, किससे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा हम लोगों को इस ऑप्शन के माध्यम से। तो जो भी कंपनी के एम्प्लॉई होंगे, जो भी उसमें काम करने वाले होंगे और सिविल सर्वेंट होंगे, उनसे वो अपना राय ले सकता है या वैधानिक तरफ से उनसे पूछने का काम कर सकता है। एक मिनट। इस तरह से इसमें देखिए तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 36 का। अब आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कौन से प्रश्न पे, तो 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि अगले स्लाइड में है। आइए देख लेते हैं। 37 नंबर में बोल रहा है कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, यानी डिमांड डिपॉजिट किस में शामिल होता है, सेविंग एंड डिपॉजिट एंड फिक्स अकाउंट्स में, यानी सेविंग डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट एंड डिपॉजिट एंड फिक्स में, या ओनली फिक्स अकाउंट में होता है। तो डीडी डिपॉजिट जो होता है, जो कि एक बैंक के माध्यम से किया जाता है, डिपॉजिट का काम किया जाता है, तो ये जो होता है हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है और करेंट अकाउंट डिपॉजिट होता है, यानी कि दोनों के लिए डिपॉजिट होता है, वो सेविंग में हो या करेंट में हो। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी। अब वहाँ पे हम लोगों ने अगले स्लाइड में देखा था आरबीआई के बारे में। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न में क्या हो रहा है कि कुछ अल्टरनेट स्ट्रेटेजिक अल्टरनेट दिए हुए हैं, कुछ उसके आर्बिट्रेट दिए गए हैं, उसके कुछ गुण दिए हुए हैं, तो इसको हम लोगों को बताना है किन के साथ ये मैच करेगा सही। ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, जैसे हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, कि हम एक लगातार जो हमारा टाइमिंग है, लगातार जो हमारा फोकस है, उसके साथ हम स्टेबल हैं, वो हमारा स्ट्रेटजी कहलाता है। तो इसको हम अपने ऑप्शन के अनुसार मिलाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, अरे इसका ऑप्शन कहाँ गया भाई, अच्छा अगले स्लाइड पे 39 कहाँ गया इसका ऑप्शन, एक मिनट, इसका ऑप्शन कहाँ है भाई, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है 39 को। ठीक है, कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं, अगले पे 39 नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। 39 नंबर क्या कर रहा है कि सिद्धांत के अनुसार एक देश की किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश की तुलना में अधिक कुशल हो सकता है और दूसरा देश पहले उसके तुलना में अन्य वस्तुओं के अधिक कुशलता के उत्पादन में सक्षम हो सकता है। तो ये हमारा प्रश्न जो है इंटरनेशनल बिजनेस का जो बिजनेस थ्योरी है, उसी के अनुसार इसको बताने का कोशिश किया जाएगा और उसी के अनुसार प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज सही होगा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें ये बताया गया है कि एक कंट्री जो होगी, जिस प्रोडक्ट को बनाने में उसके पास एफिशिएंसी होगा, जिसमें उसका रिसोर्स जो होगा, रिसोर्स यानी कि रॉ मटेरियल, यानी जो भी चीज़ आसानी से मिल जाए, उसमें उसका आसानी से पहुंच होता है, कम कॉस्ट में बना पाता है।
तो उसको बनाएगा, दूसरा देश फिर उसको प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा जो कि उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा देने पड़ जाते हैं और उसके लिए कैपेबल नहीं हो पाता है। तो इसी के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ पे बी सही होगा। वहीं 40 नंबर में देखिए, 40 नंबर प्रश्न को कह रहा है क्या, 40 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का बात किया गया है, जो कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में फॉरेन में कंपनी के लिए लागू किए जाते हैं। वहीं GDR बात किया गया और EDR की बात किया गया है कि प्राइवेट मार्केट को अटेंड करने के लिए यूरोप में इसको लाया जाता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का दोनों ऑप्शन जो होगा सही होगा, ऑप्शन सी भी यहाँ सही हो जाएगा। वहीं 41 नंबर प्रश्न को देखिए, 41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इन इंडिया ए क्रेडिट ब्यूरो गवर्नमेंट बाई द फॉलोइंग एक्ट, यानी कि इंडिया में क्रेडिट का जो गवर्नमेंट बाई होता है, यानी क्रेडिट ब्यूरो के बारे में कौन से हैं जिसको जानने का और पहचानने का काम करते हैं, फिर दूसरे लोगों को यहाँ से डाटा लेकर वो अपने जान पाते हैं कि ऑथेंटिक आदमी है या सही नहीं, उनका सिविल कैसा है। क्रेडिट ब्यूरो को जानने के लिए काम किया जाता है। कौन सा इसमें से एक्ट है जो क्रेडिट ब्यूरो के लिए काम करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आता है कंपनी के रेगुलेशन के एक्ट में, वो सभी के सभी 2005 के आता है, IT इंफॉर्मेशन कंपनी इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसको देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। वहीं 42वां प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इथिक्स इन्वॉल्व द डिसीजन एक्शन एंड गवर्न बाय द ए सेट ऑफ रूल प्रिंसिपल, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता का कौन सा सिद्धांत शामिल है जब निर्णय और कार्य निर्धारण करने के सिद्धांत को शासित किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है वो नीति, यहाँ पे देखिए नैतिक, फिर नीति शास्त्रवादी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डेंटोलॉजिकल थ्योरी हो जाएगा। वहीं मिलियन फ्रीडमैन के द्वारा CSR के बारे में क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिलियन फ्रीडमैन के अनुसार, ठीक है, मिलियन फ्रीडमैन के अनुसार। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए और प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। CSR पर फोकस होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, यानी कि जो भी नियम है, प्रॉफिट इंक्रीज का जो नियम है बिजनेस को अपने रन करने का, तो सभी रूल रेगुलेशन के अनुसार से होना चाहिए। एक व्यवसाय का रूल रेगुलेशन जो होता है उसके अंदर होना चाहिए और व्यवसाय मुनाफे के लिए किया जाना चाहिए, इनके अनुसार CSR पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। वहीं 44 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ पे बोला ग्लोबलाइजेशन इम्प्लीस इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री विथ ग्लोबल इकोनॉमी, सही है। ग्लोबलाइजेशन फोकस अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये दोनों के सही हैं? जी हाँ, दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, सही बात है, डायनेमिक फंक्शन होता है और टीचर दी जा बदलते कार्बन सब तेजी से बदलती जा रही है, एकदम बदलती जा रही है, क्विकली चेंजेज हो रहे हैं अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो दोनों ऑप्शन सही होगा और ये जो R और A की व्याख्या सही कह रहा है। वहीं 46 नंबर प्रश्न को देखिए, 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रबंधन का सिद्धांत जिसका तात्पर्य है कि एक ही उद्देश्य वाली गतिविधियों को संपूर्ण वन हेड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड वन प्लान का बात किया गया है, यानी एक हेड के अंदर एक प्लान दिया जाने का एक ग्रुप होना चाहिए, 21 ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता है, ठीक है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, ये इसी रूल पे काम करता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न को देखिए। 47 नंबर स्टाफिंग सही पद के लिए व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। चयन सकारात्मक प्रक्रिया है। ये भी हम
अपने अनुसार बताएंगे कि दोनों का दोनों सही होना चाहिए। तो अच्छा, इसमें क्या गलत है इसको जानिए। जो दूसरा, सिलेक्शन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस, न कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, यानी सी सही होगा। ए ऑप्शन ए सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, लेजिस फेयर की बात की है जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर हो, उसको लेजिस फेयर। ऑटोक्रेटिक, ट्रांसजक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, इसको हम ऑप्शन के माध्यम से मिलाने का काम करेंगे। तो लेजिस फेयर यानी जिसमें कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, और इस सी 1/4 पे फिर से 2 एम्प्लॉय, लेस सुपरविजन दिया है, तो यहीं पे हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन 4 दिया है, सी का 4। ठीक है, यहाँ पे अभी ई भी है, ए भी है। अब देखेंगे अगला ऑप्शन से, डी से मिलाते हैं। डी ट्रांसफॉर्मेशनल का बात किया गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है कि एक दूरदर्शी नेता होता है जो कि नहीं, डी वाला, डी का एक होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल का बात किया गया है, तो वही बात है, एक दूरदर्शी और मोटिवेशनल वाला एक लीडर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी ही सही होगा। ठीक है। एमएम थ्योरी इन परफेक्ट मार्केट सजेस्ट अ डिविडेंड पेमेंट हैज, यानी कि एमएम थ्योरी के अनुसार परफेक्ट मार्केट में डिविडेंड पेमेंट का सुझाव क्या पड़ता है या क्या बताया गया था, कि जो कि डिविडेंड फर्म के मूल्य पर उसका लाभांश जो होता है देने का काम किया जाता है, लाभांश भुगतान का काम किया जाता है। क्या उसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसको जानने का कोशिश किया जाता है एमएम थ्योरी के। तो यही बताना है क्या सकारात्मक होता है या नकारात्मक, या कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसी को बताना है हम लोगों को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमएम थ्योरी जो होता है स्पेशल डिविडेंड के लिए के बारे में कुछ बताता है, तो इसका यही कहता है कि आप डिविडेंड दीजिए अपने शेयर होल्डर को, चाहे नहीं दीजिए, उससे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो 50 नंबर प्रश्न जो है ये फार्मूला बेस्ड पे है, इसको क्या समझाने वाला नहीं है। आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी 50 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग का बात किया गया है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स होता है। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो ही जा रहा है। ठीक है, पहला यहाँ पे ऑप्शन सही हो ही जा रहा है। और फिर ईबीआईटी को नीचे कर देते हैं और अर्निंग पर शेयर ऊपर कर देते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का बात यहाँ पे ऊपर किया गया है। ऑप्शन डी में ना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी यानी और ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन जो 50 का जो दिया हुआ है ए और सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ए और सी देखिए तो ऑप्शन डी में यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम 50 प्रश्नों को अभी सोल्व कर पाए हैं और 50 प्रश्न बाकी हैं जो कि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं, अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और कंटेंट को समझने का कोशिश किया, और इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि क्या हम इस तरह का आगे लेके आएँ इससे संबंधित वीडियो, और तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।